22 है पर आगे वो कई बार चेंज भी सारे कर देते हैं ना। सब्जेक्ट की रहती हैं, तो उसमें योग की कब होगी वो मुझे लगता है 15 डेज पहले ही वो आउट करते हैं एग्जैक्ट डेट सब्जेक्ट वाइज ना। चलिए, आपको दिख रहा है स्क्रीन? आज हम मेमोरी पढ़ेंगे। हमने जो ब्लॉक डायग्राम था हमारा वो कुछ इस तरह से हमने कंप्यूटर का देखा था कि इसमें सबसे पहले हम इंस्ट्रक्शंस या इनपुट देते हैं कि उससे आप क्या काम करवाना चाह रहे हैं कंप्यूटर से, है ना? तो उसको हम देते हैं माउस, कीबोर्ड, वेबकैम, माइक्रोफोन और बहुत सारे हमने MICR, OCR ये सब देखे थे। और उसके बाद में इसकी प्रोसेसिंग होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में, जिसको कि हम कहते हैं CPU। ठीक है, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट ऑफ अ कंप्यूटर। कोई भी डिवाइस हो, उसका सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट उसकी सर्किटरी, क्योंकि इसी के बेस पे उसकी स्पीड डिपेंड करती है, उसकी स्टोरेज कैपेसिटी डिपेंड करती है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है CPU। और फिर हम इंफॉर्मेशन को किस तरह से हम लेना चाहते हैं, डिस्प्ले करना चाहते हैं या प्रिंट करना चाहते हैं या सुनना चाहते हैं या देखना चाहते हैं, उस हिसाब से हम आउटपुट डिवाइस को यूज करते हैं। तो इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस हमने कर लिए। अब जो मेन यूनिट है उसको हमको आज हम कवर करेंगे, जिसमें कि जो CPU है उसमें 3 मेन यूनिट होती हैं। एक होती है ALU, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है। दूसरी होती है मेमोरी। मेमोरी का मतलब है ये एक स्टोरेज सर्किटरी है जिसमें कि आप इनपुट डेटा जो आप देते हो, कंप्यूटर का जो प्रोसेसिंग इंस्ट्रक्शंस हैं वो, और आपके जो आउटपुट में आपको जो भी चीजें चाहिए, आपका कोई रिजल्ट है उसका, वो सारे स्टोर करने के लिए एक स्टोरेज डिवाइस होती है, ठीक है, मेमोरी यूनिट। तो और इन सबको कंट्रोल करके ये इनपुट डिवाइस को CPU की जो ALU यूनिट है, जो मेमोरी यूनिट है और जो आउटपुट डिवाइसेस हैं, इन सबको कंट्रोल करने के लिए एक सर्किटरी होती है जिसे कहते हैं कंट्रोल यूनिट। तो ये जो है इनके बीच में एक तरह से डेटा का टू एंड फ्रो मूवमेंट होता रहता है, चेक होता रहता है कि वेदर जो भी चीज़ें आप परफॉर्म हो रही हैं, प्रोसेस हो रही हैं, वो सही हो रही हैं, नहीं हो रही हैं। तो इस तरह से कंट्रोल यूनिट जो है वो सबको कंट्रोल करता है। तो इसलिए इसको कहते हैं मैनेजर ऑफ अ कंप्यूटर, ठीक है। बाकी सब चीजें जो हैं वो हम यहाँ पर पहले देख चुके हैं। तो अब ALU जो है वो क्या काम करता है, CU क्या काम करता है, मेमोरी यूनिट क्या काम करता है, इसको थोड़ा डिटेल में हम पढ़ लेते हैं। CPU को जो है कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं, मतलब कि ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर इज CPU, क्योंकि यही सारे काम करता है, यही सब चीजों को याद रखता है, कौन से इंस्ट्रक्शंस कब आने हैं, कैसे प्रोसेस होने हैं, सब चीज़ों को फंक्शनिंग, उसकी जो कार्य प्रणाली है किसी भी कंप्यूटर की, वो CPU पे डिपेंड करती है। तो इसलिए इसको कहते हैं CPU को कंप्यूटर का दिमाग। और इसके लिए जो यूनिट्स इसकी हेल्प करती हैं या जो काम करती हैं वो 3 तरह की हैं, जो मैंने आपको बताया। ALU में 2 तरह की यूनिट है, देखिए, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल। तो अरिथमेटिक मतलब अरिथमेटिक ऑपरेशंस, ऑपरेशंस का मतलब है कि जैसे सिंपल ऐड करना है, जोड़ना है कि घटाना है, गुणा करना है, भाग करना है ना। तो ये जो काम है वो अरिथमेटिकल यूनिट करेगी। और लॉजिकल यूनिट क्या करेगी, जैसे कंपैरिजन करना है ना, किसी का एनालिसिस करना है, किसी को यस है, नो है ना, उस तरह से। या मूव एक कोड होता है इसमें लैंग्वेज में,
या ऐड एक कोड होता है। तो इस तरह से बहुत सारी चीजों को जो है तुलनात्मक जो काम करना है वो लॉजिकल यूनिट करती है। तो इस तरह से ये पूरी यूनिट बनती है अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। फिर आता है आप पहले हम मेमोरी पढ़ लेते हैं। मेमोरी यूनिट, तो मेमोरी से मतलब होता है कि कुछ चीजें याद रखना, कुछ चीजें स्टोर करके रखना। जैसे कि हमारे दिमाग में भी एक पर्टिकुलर जगह है जहाँ पर कि हम चीजों को याद रख सकते हैं। कुछ नर्व्स का यही काम होता है, याद रखना आपने कौन सी चीज कैसे की थी। जैसे कि एक बार आदमी चलना सीख जाता है तो वो भूलता नहीं है। एक बार कुछ काम ऐसे होते हैं जो वो सीख जाते हैं हम, तो हम कभी उसे भूलते नहीं है। उसके तरीके को एक पार्ट जो है ब्रेन का हमेशा याद रखता है कि हमें इसको ऐसे ऐसे करना है। तो जब भी वो टास्क आता है आपके सामने तो वो किस तरह से आपको करना है वो चीजें रिकॉल हो जाती हैं। मतलब कहीं ना कहीं वो स्टोर्ड रहती हैं आपके माइंड में, है ना। आपने पढ़ा होगा कॉन्शियस, सबकॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस माइंड की जो 3 स्टेजेस हैं। तो उस तरह से, उसी तरह से जो है कंप्यूटर का काम है जो कि ये मेमोरी यूनिट करती है। अलग अलग मेमोरीज हैं जो अलग अलग तरह के काम करती हैं, अलग अलग इंस्ट्रक्शंस को, निर्देशों को, प्रोग्राम को, कमांड्स को और उसके जो रिजल्ट हैं उनको भी स्टोर करके ये रखती है। तो जब भी कंप्यूटर कभी कोई टास्क उसको दिया जाता है या आप कुछ काम देते हो कि भाई ये काम आपको करना है, कोई ऑडियो सिलेक्ट करना है, उसको बजाना है या फिर उसको कॉपी करना है, तो उसके लिए जो इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर्स को देता है या सीपीयू को या प्रोसेसिंग यूनिट को, वो पहले मेमोरी में स्टोर होते हैं। वो पहले एक पर्टिकुलर टाइप की मेमोरी में जाते हैं और फिर वहां से वो प्रोसेस होते हैं। तो इस तरह से हर चीज में जो है मेमोरी यूनिट का बहुत ज्यादा यूज है। और क्योंकि चीजें स्टोर्ड हैं तो यूजर जो है वो कभी भी इसको यूज कर सकता है। और अलग अलग काम के लिए अलग अलग तरह की मेमोरीज होती हैं जो हम पढ़ेंगे। अब है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट क्या करेगा कि सारे ही कंप्यूटर के जितने भी काम हैं, जितनी भी प्रोसेसिंग है, वो सबको कंट्रोल करता है। तो जैसे कि ये मेमोरी से इंस्ट्रक्शंस लेना, इनपुट डिवाइस में क्या इंस्ट्रक्शंस आए, वो सही तरह से प्रोसेस हुए नहीं हुए। तो इस तरह से इनपुट डिवाइसेस को, आउटपुट डिवाइस को और प्रोसेसर को, तीनों के बीच में कोऑर्डिनेशन बिठाने का काम कंट्रोल यूनिट करता है। मतलब पूरे ही कंप्यूटर के फंक्शनिंग को मैनेज करता है, इसलिए इसको कंप्यूटर का मैनेजर कहा जाता है। अब हम आते हैं मेमोरी के ऊपर। तो जो कंप्यूटर मेमोरी है वो ब्रॉडली 2 तरह से डिवाइड की गई है। पहली है प्राइमरी मेमोरी, दूसरी है सेकेंडरी मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी को ही इंटरनल मेमोरी कहते हैं क्योंकि ये इनबिल्ट होती है आपके सीपीयू में। ठीक है, एक पार्ट है मेमोरी डिवाइसेस का, मेमोरी सर्किटरी, उसमें जो 2 इंटरनल मेमोरीज हैं वो रहती हैं। फिर है सेकेंडरी मेमोरी, एक्सटर्नल मेमोरी जिसे कहते हैं। वो 3 तरह की होती है। ये कुछ इसमें जो है वो कंप्यूटर में होती हैं और कुछ एक्सटर्नल डिवाइसेस होती हैं जिसमें कि आप अपना आउटपुट जो है स्टोर करके रख सकते हो। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी या इंटरनल मेमोरी। अब ये प्राइमरी मेमोरी, इंटरनल मेमोरी अगेन 2 तरह की है, रैम एंड रोम। RAM एंड ROM। रैम का क्या मतलब है? रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडमली एक्सेस कर सकते हैं। रोम क्या है? ROM, रीड ओनली मेमोरी। अब ये जो रैम है ये इसको रीड राइट मेमोरी भी कहते हैं क्योंकि इसमें आप लिख भी सकते हो, आई मीन कुछ डाल सकते हो और कुछ सिर्फ पढ़ भी सकते हो। लेकिन रोम में जनरली ऑर्डिनरीली जो है सिर्फ आप उसको रीड कर सकते हो, राइट नहीं कर सकते। ऑर्डिनरी प्रोसेस से नहीं कर सकते, उसके लिए पर्टिकुलर प्रोसेस हैं
जिससे कि उस मेमोरी में जो भी चीजें हैं उसको आप इरेज कर सकते हो। ऐसे ही नहीं कर सकते, प्रोग्रामिंग के थ्रू आप उसको नहीं कर सकते हो। अब जो रैम है वो अगेन टू टाइप की है, एस रैम एंड डी रैम। एस स्टैंड फॉर स्टैटिक एंड डी स्टैंड फॉर डायनामिक। उसी तरह से रोम जो है वो तीन तरह की है, पी रोम, ईपी रोम एंड ईई रोम, ईईपी रोम। पी स्टैंड्स फॉर प्रोग्रामेबल, कि वो प्रोग्रामेबल, आप उसको किस तरह से प्रोग्राम कर सकते हो, किस तरह से उसमें कुछ चेंजेस यदि आपको करने हैं तो आप कर सकते हो। ईपी मतलब कि इरेजेबल प्रोग्रामेबल मेमोरी, एंड ईईपी रोम मीन्स इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। ठीक है, अभी हम डिटेल में थोड़ा सा आगे देख लेंगे इसको, पहले सबके नाम और इससे फैमिलियर हो जाते हैं। सेकेंडरी मेमोरी जो है वो है एक्सटर्नल मेमोरी, जो कि सीपीयू से अलग होगी। तो इसमें कौन कौन सी चीजें हैं, इसमें तीन तरह के हैं, जो पहले यूज होती थी, उसके बाद यूज होती हैं, और जो करंटली हम यूज करते हैं। पहले यूज होती थी मैग्नेटिक स्टोरेज, एचडीडी, फ्लॉपी डिस्क और मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक टेप आपने शायद देखा होगा बचपन में, फ्लॉपी डिस्क भी शायद देख सकते हो आप, छोटे छोटे से डिस्क होते थे ये। उसकी एक लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी होती है, बहुत कम होती है। और एच डी डी हार्ड डिस्क ड्राइव, ये भी बड़े बड़े कंप्यूटर्स में अलग से एक बोर्ड लगता है। ऑप्टिकल डिवाइसेस भी आपने देखी होंगी, स्टोरेज डिवाइसेस, सीडी एंड डीवीडी, दैट इज कॉम्पैक्ट डिस्क, एंड डिजिटल वीडियो डिस्क, या फिर इसको विजुअल भी कहते हैं, डिस्प्ले यूनिट। उसके बाद में है फ्लैश स्टोरेज। फ्लैश स्टोरेज में जो हम अभी करंटली यूज करते हैं पेन ड्राइव और मेमोरी कार्ड। मेमोरी कार्ड जो है अलग से आप अपने कंप्यूटर में इसको लगा सकते हो, उसकी कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए, स्टोरेज कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए। चलिए पहले हम प्राइमरी मेमोरीज देख लेते हैं, किस तरह से ये दिखती हैं और कैसी होती हैं। तो इस तरह से ये रैंडम एक्सेस मेमोरी है, और ये चिप जो है ये रीड ओनली मेमोरी का बताया है इसमें। तो सबसे जो मेन मेमोरी होती है वो प्राइमरी मेमोरी होती है। इसको भी आप ध्यान रखेंगे कि प्राइमरी मेमोरी जो है वो मेन मेमोरी है, और यही जो है डेटा और प्रोग्राम को स्टोर करती है। और जो वर्तमान में, प्रेजेंट में जो भी चीजें रन कर रही हैं वो वर्तमान समय में जो ये सीपीयू है उससे जो प्रोसेस हो रही हैं वो इस मेमोरी से ही की हेल्प से ही होती हैं। अब प्राइमरी मेमोरी हमने भी पढ़ा, रैम और रोम होती हैं। कैश मेमोरी को भी रोम का ही एक टाइप है, तो इसको भी जो है प्राइमरी मेमोरी के अंदर ही रखा गया है। सीपीयू और ये जो मेमोरी, जो एएलयू है और आपका मेमोरी डिवाइस है, इसमें सबसे पहले कैश मेमोरी की हेल्प से ही जो है एएलयू जो है इंस्ट्रक्शंस को लेता है। बहुत फास्ट होती है और बहुत पास में होती है, तो जो है इजीली स्पीड जो है वो बहुत अच्छे से बढ़ जाती है यदि आपकी कैश मेमोरी अच्छी है तो इसकी क्षमता जो है, स्टोरेज कैपेसिटी जो है वो बहुत कम होती है, क्योंकि सिर्फ ये करंट में जो इंस्ट्रक्शंस चाहिए वही स्टोर करती है। और जैसे ही कंप्यूटर आप खोलते हैं तो ये स्टार्ट हो जाती है मेमोरी का फंक्शनिंग, और जैसे ही आप बंद करते हैं तो इसमें जो भी डेटा है वो डिलीट हो जाता है। अब जो ये मेमोरी है ये वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल दो तरह की होती है। तो वॉलेटाइल कौन सी है, नॉन वॉलेटाइल कौन सी है? वॉलेटाइल का मतलब है जो मिट जाती है ना, वो मेमोरी डिवाइसेस जो सिर्फ कंप्यूटर जो ऑन है तब तक डेटा उन्होंने इंस्ट्रक्शंस को स्टोर किया। और नॉन वॉलेटाइल वो है जो कंप्यूटर आपने ऑन है या ऑफ है उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, उनके पास डेटा स्टोर्ड रहता है। तो जो मेन सर्किट बोर्ड है उसमें सीपीयू के सबसे करीब जो होती है ये प्राइमरी मेमोरीज होती हैं, और इसमें भी कैश मेमोरी जो है वो एकदम पास में होती है, सो दैट सीपीयू या जो आपका एएलयू यूनिट है वो और
प्रोसेसिंग यूनिट जो है वो और इंस्ट्रक्शंस एकदम पास में है, एकदम साथ साथ हैं, तो जल्दी से प्रोसेसिंग जो है वो होती है। अब हम रैम के पार्ट देख लेते हैं कि हमने दो पार्ट पढ़े थे, स्टैटिक रैम और डायनामिक रैम। तो ये जो है अगेन ये मेन मेमोरी है। मेन मेमोरी में भी जो प्राइमरी मेमोरी हमने कहा कि वो मेन मेमोरी है, मेन मेमोरी में भी जो रैम है वो और भी ज्यादा प्राइमरी मेमोरी या मेन मेमोरी में कंसिडर किया जाएगा। तो ऑप्शंस आए तो उसके हिसाब से आपने टिक करना है। तो जब भी आप कंप्यूटर में कोई सॉफ्टवेयर या फाइल खोलते हैं या काम करना शुरू करते हैं तो वो सबसे पहले रैम में लोड होते हैं और उसके बाद में जो है इसकी प्रोसेसिंग की जाती है। तो आसान भाषा में जब भी आपने कंप्यूटर शुरू किया तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज जो आप कर रहे हैं वो रैम में चल रही होती है। तो और ये तब तक ही रहता है रैम में जब तक आप कुछ काम कर रहे हैं, जब आपका कंप्यूटर ऑन है। जैसे ही आपने काम बंद किया, कंप्यूटर को आपने शट डाउन किया या बंद कर दिया, तो इसकी पे जो भी इंस्ट्रक्शन स्टोर्ड हैं वो खत्म हो जाते हैं। इसीलिए इसको टेम्पररी मेमोरी भी कहते हैं। तो कितने सारे नाम हो गए, प्राइमरी मेमोरी, इंटरनल मेमोरी एंड टेम्पररी मेमोरी। तो ये सब चीजें आपने याद में रखनी है और ये बहुत ज्यादा फास्ट होती है बाकी मेमोरीज के कंपैरिजन में। वॉलेटाइल होती है क्योंकि इसमें स्टोर डाटा डिलीट हो जाता है बंद होने के साथ। अब इसमें दो टाइप्स हैं, इनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो एक है स्टैटिक रैंडम और एक है डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। डायनामिक का मतलब ही है मूवमेंट, है ना, ज्यादा मूवमेंट। स्टैटिक का मतलब है स्टिल, एक जगह स्थिर। अब इसमें एस रैम में जो है ट्रांजिस्टर्स यूज करते हैं डेटा को स्टोर करने के लिए और डी रैम में जो है वो कैपेसिटर्स यूज करते हैं। और एस रैम को बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं पड़ती है, जबकि जो डायनामिक रैम है इसमें रिफ्रेशिंग की जरूरत पड़ती है क्योंकि कैपेसिटर जो है वो थोड़े टाइम तक चार्ज रहता है, स्टोर्ड रहता है उसमें कुछ डेटा, है ना। इसलिए उसको अगला आपको जाना है तो उसको थोड़ा सा टाइम लगता है, तो रिफ्रेश करना पड़ता है इसको। अब एस रैम जो है एज कंपेयर टू डी रैम की तुलना में ये कम स्टोर करती है डेटा, जबकि डायनामिक रैम एस रैम के कंपैरिजन में ज्यादा स्टोर करता है। तो सबसे फास्ट कौन सी होगी, जिसमें थोड़ा कम डेटा है, जिसको आपको रिफ्रेश नहीं करना पड़ता है, तो वो होगी एस रैम, फास्ट मेमोरी। और ये एस रैम के कंपैरिजन में डी रैम जो है वो स्लोअर मेमोरी। अब एस रैम जो है वो बहुत कॉस्टली है, बहुत फास्ट है। जो आपका डी रैम है वो कंपैरेटिवली इससे सस्ती होती है पर स्लोअर होती है। अब है रीड ओनली मेमोरी, रोम जिसे हमने कहा। अब इसके नाम से आपको पता है रीड ओनली मेमोरी, यू कैन रीड ओनली, यू कांट राइट, यू कांट चेंज, चेंज नहीं कर सकते आप उसमें कुछ भी। तो इसमें जो डेटा या जो प्रोग्राम है उसको पढ़ सकते हैं, उसमें संशोधन या बदलाव नहीं कर सकते, या कर भी सकते हैं तो आसानी से नहीं कर सकते, ठीक है। इसीलिए इसको रोम कहा गया। अब रोम चिप में जो है वो फिक्स्ड जो प्रोग्राम्स होते हैं जो आपको चाहिए ही चाहिए, कभी भी कोई भी प्रोसेसिंग आप करते हैं, एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो स्टोर्ड रहता है, उसके अंदर निर्देश जो हैं वो स्टोर्ड रहते हैं, जिसकी जरूरत जो है हमेशा पड़ती है। तो इसीलिए जिन्हें फिर से मॉडिफाई करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो तो होना ही होना है वो चीजें। तो वो सब चीजें इंस्ट्रक्शंस जो है वो रोम चिप में स्टोर्ड रहते हैं। जैसे कि एक प्रोग्राम है फर्मवेयर। अब फर्मवेयर जो प्रोग्राम है वो कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए जिम्मेदार होता है। तो ये नॉन वॉलेटाइल है क्योंकि आपको काम करना है तो कंप्यूटर को स्टार्ट करना ही करना है, तो उसमें ये प्रोग्राम होना ही होना है। तो इसमें आपने क्या चेंज करना है, इसमें कोई चीज की जरूरत नहीं है। तो ये परमानेंटली स्टोर्ड रहता है, चाहे आप उसको ऑन कंडीशन में हो आपका कंप्यूटर या ऑफ कंडीशन में हो, ठीक है।
तो इसलिए इसको परमानेंट मेमोरी भी जो है हम कहते हैं। वो जो इंटरनल मेमोरीज हैं उनको हमने कहा टेम्पररी, और जो एक्सटर्नल मेमोरीज हैं उनको हमने कहा परमानेंट मेमोरी। ठीक है, ये मेमोरीज जो है ये स्लोअर होती हैं रैम के कंपैरिजन में, लेकिन सस्ती होती हैं। अब ये 3 प्रकार की होती हैं, पी रोम, ईपी और ईईपी रोम। इसको देख लेते हैं इनमें क्या क्या है। तो पी रोम जो है वो कौन सी होगी, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसको प्रोग्राम किया जा सकता है लेकिन वो इतना इजी नहीं होता है। बहुत कुछ सर्टेन कंडीशंस हैं, तब आप उसमें कुछ जो एक्सपर्ट हैं वही ये काम कर सकते हैं, लेकिन वन टाइम प्रोग्रामेबल होती है। ठीक है, ईपी रोम क्या है, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। मतलब जो है उसको इरेज आप कर सकते हो और फिर प्रोग्राम कर सकते हो, लेकिन स्पेशल कंडीशंस में, और ये अल्ट्रा वायलेट जो परा बैंगनी प्रकाश है उसकी हेल्प से ही आप इसको ये काम आप इसमें कर सकते हैं। ईईपी रोम में क्या होता है, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिकल चार्ज के थ्रू, करंट के थ्रू इसको आप रिप्रोग्राम कर सकते हो। मतलब इसके लिए कोई स्पेशलाइज्ड पर्सन जो होगा वही ये काम कर सकेगा, ऑर्डिनरी जो यूजर्स हैं वो ये काम नहीं कर सकते। तो पी रोम जो है एज कम बाकी जो रोम है उसके कंपैरिजन में ये सस्ती होती है। ईपी रोम जो है वो बीच में होती है, मतलब पी रोम से महंगी और ईईपी रोम से सस्ती। और ईईपी रोम जो है वो सबसे महंगी रोम है। और जो ये पहले यूज होती थी पी रोम, उसके बाद में जो इसका बेटर वर्जन आया वो ईपी रोम, और जो लेटेस्ट वर्जन है वो है ईईपी रोम। ठीक है, जो पी रोम है वो पहले जो आती थी वो प्लास्टिक कवर में जो है वो कवर्ड रहती थी, और उसके बाद में जो ईपी रोम आई वो क्वार्ट्ज विंडो एक ट्रांसपेरेंट शीट से कवर्ड रहती है। और जो अभी ईपी रोम है वो ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक से के बाद अपारदर्शी प्लास्टिक बॉक्स में ये बंद रहती है। फिर है कैश मेमोरी। अब कैश मेमोरी जो है वो बेसिकली रोम का ही एक हिस्सा हम इसको मानते हैं। ये छोटे साइज की मेमोरी है और जो डेटा है, जो इंस्ट्रक्शंस हैं या निर्देश हैं उनको स्टोर करती है, ताकि जैसे ही सीपीयू को किसी भी इंस्ट्रक्शन की जरूरत पड़े वो फट से कैश मेमोरी से ले लेते हैं। तो कैश मेमोरी में भी जो डेटा है वो टेम्पररीली जो है वो स्टोर होता है, और ये बहुत ही फास्ट मेमोरी है, सीपीयू और रैम के बीच में ये कहीं होती है। तो आधुनिक जमाने में जो कैश मेमोरी है ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि इससे स्पीड जो है वो आपके कंप्यूटर की बढ़ जाती है, या यदि ये नहीं है या इनएफिशिएंट है तो कम हो जाती है। तो जब भी कोई टास्क है जो जितना फास्ट करेगा, जितना जल्दी आपको आउटपुट मिलेगा, वो उतना ही ज्यादा डिजायरेबल होगा वो सिस्टम। तो इसीलिए ये जो है आजकल ये जो चिप है वो अलग से भी मदरबोर्ड पे लगा लेते हैं, इनबिल्ट भी होती है और अलग से भी लगा सकते हैं। अब सेकेंडरी मेमोरीज देख लेते हैं। सेकेंडरी मेमोरीज जो हैं वो परमानेंट स्टोरेज डिवाइसेस हैं, और ये वहाँ वो जगह होती है जहाँ पर कि जो आपका डेटा है या कोई प्रोग्राम है वो परमानेंटली जो है वो स्टोर होता है। जो मैक्सिमम कैपेसिटी है सेकेंडरी मेमोरीज की वो 16 टेराबाइट्स है अब तक। ये बढ़ती जा रही है डे बाय डे, ईयर बाय ईयर। और इसके उसमें यदि हम देखें कंपैरिजन में, तो प्राइमरी मेमोरी की जो ज्यादा से ज्यादा स्टोरेज कैपेसिटी है वो है 32 GB, 32 गीगाबाइट्स। ठीक है, तो ये थोड़ा सा रफ फिगर है, पर आपको मतलब कंपैरिजन बेस पे आप देख सकते हैं कि जीबी, जीबी का मतलब, जी का मतलब होता है 10⁻⁹। ठीक है, इतनी बाइट्स ये स्टोर कर सकता है। और टेरा में कितने होते हैं, कोई बता सकेगा? 4
नहीं, 4 तो कहीं होता नहीं है, 3 के मल्टीपल्स में पावर्स बढ़ते हैं ना, जैसे किलो है, फिर मेगा है, फिर गीगा है। 3 के टर्म्स में बढ़ते हैं। चलो हम आगे देखेंगे इसको, अभी इस पे ज्यादा नहीं देखते हैं। तो इस तरह की जो डिवाइसेस हैं, देखो यहाँ पर सारा फिगर में आपको दिख रहा है कि कंप्यूटर में जो भी फाइल्स हैं, एप्लीकेशंस हैं, या मल्टीमीडिया है, या ऑडियो के फॉर्म में है, कि वीडियो के फॉर्म में है, या फोटोग्राफ्स हैं, इमेजेस हैं, एनिमेशन है, कुछ भी हो, वो हम कहाँ स्टोर करते हैं? सेकेंडरी मेमोरी। अब जो यहाँ पर स्टोर डेटा है, एक तो कंप्यूटर में ही आपका सेकेंडरी मेमोरी होती है, एक बाहर से भी आप पेरिफेरल डिवाइस के रूप में भी आप स्टोरेज को हम यूज कर सकते हैं। लेकिन ये यदि कंप्यूटर में ही स्टोर्ड है कुछ डाटा, तो आप डायरेक्टली उसको एक्सेस नहीं कर सकते, वहां तक नहीं पहुंच सकते हैं। तो उसके लिए जो मेमोरी आपके को जरूरी है वो होती है प्राइमरी मेमोरी। मतलब रैम के थ्रू ही आप एक्सेस करते हो, पहले वो रैम में आएगा और उसके बाद में फिर वो आप तक पहुंचेगा कि आपने क्या स्टोर किया था, क्या आपको चाहिए। तो सेकेंडरी मेमोरीज जो हैं वो स्लोअर होती हैं क्योंकि डायरेक्ट एक्सेस नहीं है वहां तक, एज कंपेयर टू रैम। तो अब इसमें ये सारी मेमोरीज हमने पहले भी देखी थी, अभी फिर से आप देख लीजिए। एचडीडी, सीडी, डीवीडी, एसडी कार्ड, पेन ड्राइव, मैग्नेटिक टेप, ये पहले चलते थे मैग्नेटिक टेप इस तरह के। इसमें ये टेप के फॉर्म में एक फिल्म होती है, उसमें मैग्नेटिक मटेरियल से चीजों को कोड किया जाता है और फिर एक रीडर के थ्रू जो जहां पर भी जिस भी तरह से वो मैग्नेटिकली स्टोर्ड है डेटा, उसको वो रीड करता है, चाहे वो ऑडियो फॉर्म में हो या फिर कुछ कैसेट्स ऐसी होती हैं जिसमें कि वीडियो भी आप देख सकते हैं। ये इस तरह से फ्लॉपी डिस्क हैं जो 90s में यूज होती थी स्टोर करने के लिए डेटा को। सीडीज भी हैं इसमें, वो तो शायद आपने देखी होंगी। चलिए थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं कि सेकेंडरी मेमोरीज जो है हमने पढ़ी थी, 3 तरह की होती है, मैग्नेटिक, ऑप्टिकल एंड फ्लैश मेमोरी। अब मैग्नेटिक कौन सी होंगी? जिसमें पहले समय में जो है स्टोर करने के लिए मैग्नेटिक मतलब कि एक मेटल का जो है डिस्क होती थी, पूरी अच्छी थिक डिस्क होती थी, ये हैवी सी। तो इसमें जो है इस डिस्क में कोटिंग के थ्रू जो है डेटा को स्टोर किया जाता था। और ये सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी है। सीक्वेंशियल मतलब ये है कि यदि बीच का कोई डाटा आपको चाहिए तो आप उसको डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते, वो वहीं से स्टार्ट होगा और उसके बाद में जब वो वहां तक पहुंचेगा तभी आपको वो डेटा या वो फाइल आपको मिलेगी। चाहे जैसे कि गाने लगे हुए हैं उदाहरण के लिए, पहले नंबर का गाना, इस तरह से 10 गाने हैं उसमें। अब आपको 4th या 5th नंबर का गाना आपको डायरेक्ट आपको सुनना है तो वो आप नहीं सुन सकते, पहले पहला बजेगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, इस तरह से सीक्वेंशियली जो है वो प्ले करता है। फिर है मैग्नेटिक डिस्क ड्राइव, ये भी कंप्यूटर में लगी होती है। तो इसमें भी जो है मैग्नेटिक मटेरियल की ये जो डिस्क है, ये इस तरह से है, मेटल की बनी हुई, और इस प्लेट पे जो है वो मैग्नेटिक मटेरियल की कोटिंग है और उसके बाद में जो है इस ये जो पॉइंटर है, इससे आप उस इंफॉर्मेशन तक पहुंच सकते हो। तो ये मैग्नेटिक आर्म जो है ये लगी हुई है, जिसमें जो कि वो रीड करता है प्रोसेस के थ्रू कि क्या लिखा हुआ है। इसको में आप रीड भी कर सकते हो और राइट भी कर सकते हो। अब इसमें ये कहते हैं कि डायरेक्ट एक्सेस मेथड जो है वो यूज किया जा सकता है, मतलब कि आपको कोई डेटा लेना हुआ सेकेंडरी मेमोरी से, तो आप उसको एक्सेस कर सकते हो। तो कौन कौन सी जो सेकेंडरी मेमोरीज हैं जो इस तरह पे काम करती हैं, तो हार्ड डिस्क ड्राइव है। हार्ड डिस्क ड्राइव भी जो है वो एक तरह से डिस्क होती है, एक पूरी एक स्टोरेज डिवाइस अलग से, और उसको आप जो है एक कार्ड होता है जिसको कि आप कंप्यूटर में लगा सकते हो। तो ये जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम और
जो कंप्यूटर एप्लीकेशन है और आपका जो डेटा फाइल्स हैं उसको लंबे समय तक स्टोर कर सकता है और परमानेंटली स्टोर कर सकता है। फिर है फ्लॉपी डिस्क। तो फ्लॉपी डिस्क जो है वो अगेन इस तरह से दिखती है। ये बहुत बड़ी नहीं होती है, छोटी सी होती है, कुछ इंचेस की। और जो है 90s में इसको स्टोर डिवाइस की स्टोर करने के लिए यूज करते थे। फिर उसके बाद में जो है, क्योंकि इसकी स्टोरेज कैपेसिटी कम है ना, तो और सब जो डिवाइसेस बनने लगे, जैसे ही ऑप्टिकल डिवाइसेस आ गई, तो फिर इसका सॉकेट जो इसका जो प्लेस रहती है वो खत्म करके जो नए कंप्यूटर्स डिजाइन हुए वो डिस्क के हिसाब से डिजाइन हुए। तो फिर इसका यूज जो है वो धीरे धीरे खत्म हो गया, क्योंकि जो ऑप्टिकल ड्राइव्स हैं इनकी कैपेसिटी इससे ज्यादा थी, इजी टू हैंडल थी और चीपर थी बनाने के लिए। तो इसलिए फिर ये जो इसकी कैपेसिटी थी वो देख लीजिए 1.4 MB डेटा ही ये स्टोर करती थी। फिर ऑप्टिकल डिस्क आई। 1 मिनट के लिए मुझे थोड़ा सा जाना पड़ेगा, जस्ट वेट। शुरू करते हैं। फिर आई ऑप्टिकली ऑपरेटेड जो डिस्क है, जिसमें कि लेजर बीम के थ्रू, है ना, कोई भी डेटा को आप स्टोर कर सकते हो। और इसको कुछ डिस्क ऐसी हुई जिसको कि आप एक बार आपने स्टोर कर लिया डेटा, उसको रीराइट नहीं कर सकते। बाद में जो आने लगी वो रीराइटेबल भी डिस्क जो है वो आने लगी। तो इसमें आप म्यूजिक, वीडियो, कोई भी प्रोग्राम आपका जो है, प्रेजेंटेशन है या कोई और भी आपका एजुकेशनल रिलेटेड कोई भी स्लाइड है, वो सब आप इसमें रख सकते थे। हालांकि इसकी भी जो है स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ज्यादा नहीं थी, पर फ्लॉपी डिस्क के कंपैरिजन में ज्यादा थी। अब ये 3 तरह की है ऑप्टिकल डिस्क जो है। एक है कॉम्पैक्ट डिस्क, सीडी, जो फर्स्ट फिगर है, ये प्लास्टिक की बनी हुई है और ऑप्टिकली जो है, मतलब लेजर बीम के थ्रू जो है आपका इंफॉर्मेशन, डेटा जो है वो वहाँ पे पोर्ट हो जाता है। और इसमें भी आप ऑडियो, वीडियो और जो भी एप्लीकेशन है आप इसको क्या कहते हैं कि स्टोर कर सकते हो। ये रिमूवेबल होती हैं, जब आपको चाहिए आप इंसर्ट कर दीजिए आपके डिवाइस में, आपके कंप्यूटर में, और जब आपका काम खत्म हो गया आप इसको हटा सकते हैं। तो और इसकी जो कैपेसिटी है, स्टोरेज कैपेसिटी, वो 700 MB है। फिर आया डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क या फिर डिजिटल वीडियो डिस्क। तो ये भी इस सीडी की तरह ही है, लेकिन इसमें आप ज़्यादा डेटा जो है वो स्टोर कर सकते हो, क्योंकि ऑडियो के लिए, टेक्स्ट के लिए जो है उतनी स्टोरेज कैपेसिटी, उतना फाइन ना भी हो तो भी चलता है। ऑडियो के लिए थोड़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू टेक्स्ट, तो उसके लिए कैपेसिटी ज़्यादा चाहिए। फिर यदि आप वीडियो स्टोर कर रहे हैं तो उसके लिए कैपेसिटी जो है और भी ज़्यादा चाहिए, क्योंकि उसकी इंफॉर्मेशन जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो इसलिए जो है ये डिस्क आई डिजिटल वर्सेटाइल या वीडियो डिस्क। तो इसमें जो इसकी स्टोरेज कैपेसिटी थी वो 4.7 टू 8.5 गीगाबाइट बाइट्स थी। तो ये जो हाई डेफिनिशन जो वीडियोस हैं या मूवीज हैं, इसको स्टोर करने के लिए इसका यूज किया गया।
फिर ब्लू रे डिस्क है, ये और भी ज्यादा फाइन थी, और भी ज्यादा एडवांस थी, ज्यादा डेटा जो है वो यूज इसमें स्टोर कर सकते थे, अप टू 25 GB तक आप इसमें स्टोर कर सकते थे। अब इसमें जो है लेजर का, ब्लू लेजर का यूज करते थे, इसलिए इसका नाम ब्लू रे डिस्क जो है वो रखा गया। फिर है फ्लैश मेमोरी। फ्लैश मेमोरी जो है वो करेंटली जो हम यूज करते हैं एक्सटर्नल डिवाइस या एज ए सेकेंडरी मेमोरी, उसको फ्लैश मेमोरी कहा है। इसके अंदर देखो क्या क्या चीजें आती हैं। इसमें जो डेटा स्टोर होता है वो इलेक्ट्रिकली स्टोर होता है और इलेक्ट्रिकली ही डिलीट होता है। आमतौर पर ये जो है ईईपी रोम का एक पार्ट आप मान सकते हैं, लेकिन ये रिमूवेबल स्टोरेज डिवाइस है। मतलब एक्सटर्नली आप इसको हटा सकते हो, जब आपको जरूरत है आप इंसर्ट कर सकते हो, और यदि कहीं और भी किसी और के डिवाइस में भी आप यदि इसको ले जाना चाहो कहीं, तो पोर्टेबल टाइप है, आप रख लो और किसी और के सिस्टम में भी अपने डेटा को आप रिट्रीव कर सकते हो। तो इस तरह से इसका जो है यूज अभी काफी होता है। मेमोरी कार्ड जो है ये एक चिप की तरह होता है, ये छोटा सा जैसे चिप है, इसमें कुछ कंपनीज का वो सब है, और इसकी स्टोरेज कैपेसिटी आप देखिए 128 GB है इसकी कैपेसिटी। तो ये चिप की तरह होती है, इसको आप अपने मोबाइल फोन की या डिजिटल कैमरा है या कोई प्लेयर है, MP3 प्लेयर है, या आपका मोबाइल फोन है, उसकी यदि स्टोरेज कैपेसिटी आपको बढ़ाना है तो ये कार्ड आप उसमें लगा सकते हो। फिर पेन ड्राइव। पेन ड्राइव जो है वो बहुत तरह के लुक्स में आते हैं, ये भी पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस है, और इसमें भी आप ऑडियो वीडियो जो है वो या दूसरी कोई डेटा फाइल है वो आप उसको स्टोर कर सकते हो। एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में आप ट्रांसफर करने के लिए भी इसको यूज कर सकते हो। तो इस तरह से इसके लिए बस एक ये USB पोर्ट जो है वो आपके उसमें चाहिए होता है किसी भी डिवाइस में। फिर है सॉलिड स्टेट ड्राइव, जो SSD कार्ड है, ये भी एक तरह से कार्ड ही है। ये लेटेस्ट अभी करेंटली यूज होता है, और कंप्यूटर्स में बहुत ज़्यादा ये अभी यूज़ हो रहा है, क्योंकि ये बहुत फास्ट है, एक तो स्पीड इसकी बहुत अच्छी है आपके हार्ड डिस्क के कंपैरिजन में। और हार्ड डिस्क जो है वो एक बड़ा सा बोर्ड है, थोड़ा बड़ा होता है, और STD जो है वो छोटी सी चिप होती है, तो इसलिए, लेकिन ये कॉस्टली जो है उसके कंपैरिजन में ज़्यादा है। अब हम ये देख लेते हैं कि कोई भी जो मेमोरी की यूनिट है वो हम कैसे मेजर करते हैं, किस तरह से हम उसको मेजर करेंगे कि इसकी स्टोरेज कैपेसिटी कितनी है। तो जो हम अभी बात कर रहे थे, टेरा कितना होता है, पीटा कितना होता है, गीगा कितना होता है, वो हम देख लेते हैं। कि जो यूनिट है बेसिकली वो है बिट, ठीक है। लेकिन बिट जो है वो इसमें दो ही डिजिट्स हैं, 0 और 1, तो ये लिमिटेड हो जाती है। तो इसलिए इसके लिए और बड़ा जो है डिजिट्स के ही वर्जन्स में थोड़ी बड़ी करने के लिए एक और यूनिट आई है, वो है निबल। निबल में क्या होता है, 4 बिट्स होते हैं, और उसके बाद में जब ये छोटा लगता है तो उसके बाद में जो एक और यूनिट आई वो है बाइट। तो जो बाइट है वो क्या है, 8 बिट्स का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स, ये हम याद रखेंगे। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, इस पे क्वेश्चंस आ जाता है। तो 1 बाइट आपको समझ में आया, 8 बिट्स होता है। लेकिन 1000 बाइट्स, 1000 बाइट्स ना कह के हम कहते हैं 1024 बाइट्स। तो 1024 बाइट्स जो है उसको हम कहेंगे 1 किलोबाइट, ठीक है, 1 किलोबाइट। इससे भी बढ़ाना है तो 10⁻³ फिर से बढ़ाते हैं हम, तो 1024 किलोबाइट इज इक्वल टू 1 मेगाबाइट, ठीक है। इसी तरह से गीगाबाइट है, फिर टेराबाइट है, फिर पीटा है, फिर एक्सा है, फिर जीटा है, फिर योटो है, फिर ब्रॉन्टो है, और फिर जियोब है। तो इसके हिसाब से जियोबाइट जो है वो हाईएस्ट मेमोरी मेजरमेंट है।
तो इसको ये जो टेबल है इसको आप थोड़ा सा याद रखेंगे कि योटो कहाँ आता है, जेटा कहाँ आता है, एक्सा कहाँ आता है, पीटा कहाँ आता है। जैसे कि 1 पीटा बाइट्स हैं, इसमें यदि आपको पूछ लिया कि भाई कितने टेराबाइट्स हैं, तो आपने बताया 1024 टेराबाइट्स हैं। लेकिन यदि पूछ लिया कि 1 पीटाबाइट में कितने गीगाबाइट्स हैं, तो फिर आप क्या करोगे, 1024 इंटू 1024, यदि वो गीगाबाइट में दे रखा है तो तब फिर आप गीगाबाइट लगाओगे, मतलब 1024 इंटू 1024 गीगाबाइट इज इक्वल टू 1 पीटाबाइट। तो इस तरह से ये ऊपर नीचे करके ऐसे कोई क्वेश्चन आ सकता है। इसके लिए जो कोड है इन्होंने दे रखा है नीचे, BNBK MGT रोड पे पिज्जा खाने गया। इसको PEZY को पिज्जा की तरह आप ले लीजिए, तो ये आपको याद रह जाएगा। अब इसमें ब्रोंटो और जियोप नहीं है, तो ये आप याद रख सकते हो बीजी करके। फिर एक जो है कौन सा ज्यादा स्पीड है, किसकी कम है, किसकी कॉस्ट ज्यादा है ना, किसकी स्टोरेज कैपेसिटी ज्यादा है। तो इस सब को समझने के लिए एक ये हियरार्की जो है, मेमोरी हियरार्की ये बनाते हैं, तो ये आपके दिमाग में एक तरह से सेट हो जाता है कि हाँ इस तरह से इसको आप याद कर सकते हो। तो इसमें ये जो फर्स्ट एरो है ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, और जो ये सेकेंड एरो है ये अपवर्ड डायरेक्शन में है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट वाला आ रहा है आपका, ये इंक्रीज इन स्टोरेज कैपेसिटी एंड ट्रांसफर टाइम बता रहा है। मतलब स्टोरेज कैपेसिटी यहाँ से नीचे की तरफ इंक्रीज हो रही है। मतलब सबसे कम किसकी है, रजिस्टर की है स्टोरिंग कैपेसिटी, लेकिन सबसे कम टाइम इसको लगता है, ट्रांसफर टाइम जो है वो क्या है, सबसे कम है। तो स्टोरिंग कैपेसिटी धीरे 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 कैश में इससे ज्यादा है, प्राइमरी में इससे ज्यादा है, हार्ड डिस्क में ज्यादा है, और सबसे ज्यादा कहाँ पर है स्टोरिंग कैपेसिटी, तो रोम में सबसे ज्यादा है। उसके बाद में ट्रांसफर टाइम जो है वो भी सबसे ज्यादा कहाँ लग रहा है, रोम में लग रहा है। मतलब सबसे फास्ट रजिस्टर है, लेकिन इसकी स्टोरिंग कैपेसिटी कौन सी है, बहुत कम है। ठीक है, कॉस्ट इसकी बहुत ज्यादा है, स्पीड इसकी बहुत ज्यादा है। तो इस तरह से इस जो ये हियरार्की का जो ये चार्ट है ये आप याद रखेंगे कि अब जैसे कि ये मैग्नेटिक टेप या रोम है, ये जो है इसकी कॉस्ट कम है एज कंपेयर टू रजिस्टर। रजिस्टर की कॉस्ट सबसे ज्यादा है और स्पीड भी सबसे ज्यादा है। तो इस तरह से किसकी किससे ज्यादा है ये आप एक बार इसको पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। यही चीज जो है वो इस तरह से यहाँ पर बताई गई है। जैसे कि ये है आपका CPU यूनिट जो डेस्कटॉप में हम यूज करते हैं। ये अलग से एक बहुत बड़ा सा ब्लॉक जो है वो ह्यूज रहता है इसका साइज, लेकिन इसकी जो स्पीड है वो बहुत बहुत कम रहती है, और महंगा ये एज कंपेयर टू अदर डिवाइसेस, जो मेमोरी डिवाइसेस हैं ये जो है ये सस्ता होता है। उसके बाद में जो है हार्ड डिस्क इसमें लगती है। हार्ड डिस्क जो है वो इससे थोड़ी फास्ट होती है, लेकिन बाकी जो ऊपर के मेमोरी डिवाइसेस हैं उससे स्लो होती है। जैसे इसकी सेकेंड्स है, तो हार्ड डिस्क की जो है वो 10 मिली सेकेंड्स है। रैम की जो है वो 100 नैनो सेकेंड्स है। मिली सेकेंड्स मतलब 10⁻³ सेकेंड्स, 1000 टाइम्स कम सेकेंड का पार्ट। 1000 पार्ट जो है सेकेंड का वो मिली सेकेंड है। उसी तरह से नैनो सेकेंड्स में क्या, 100 नैनो सेकेंड, नैनो मतलब 10⁻⁹, मतलब 10⁻⁹ पार्ट जो है वो सेकेंड का, इतनी फास्ट होती है रैम। तो जो स्पीड है वो जो है वो बढ़ रही है। देखिए आप, वेरी फास्ट, सबसे फास्ट कौन सी है, वो है 1 नैनो सेकेंड का, जो कि रजिस्टर से। तो जो चीज यहाँ है वही इस फॉर्म में लिखी हुई है, लेकिन कॉस्ट भी इसकी बहुत ज्यादा है। तो इस तरह से इसको आप लर्न कर लेंगे। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, इसके आगे जो है वो हम कल करेंगे। थोड़ा सा इसको आप देख लेंगे, मैं नोट्स आज भेजने का ट्राई करूंगी। आज के लिए इतना ही। यदि आ, कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो,